Hello and welcome to Prudent IAS one-stop solution for all the competitive exams. In continuation of our polity lectures, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पार्ट है फंडामेंटल राइट का. Let's quickly move to the Bare Act and then we will do detailed discussion with important case laws because Article 15 mainly case laws के बारे में ही है. तो prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और प्लेस ऑफ बर्थ. तो आर्टिकल 15 क्या करता है? डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, बट द ग्राउंड्स आर 5 विच आर स्पेसिफाइड. हम क्लॉज बाय क्लॉज अब पढ़ते हैं. 15 क्लॉज 1 सेज द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली, इंपॉर्टेंट क्या है? ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. Article 15 clause 2 says no citizen shall on the grounds only of religion, caste, race, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition. Then with regard to उसने 2 conditions भी बताई हैं. Access to shops, public restaurants, hotels, places of public entertainment or the use of well, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public. Third says, nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. अब हम पहले यहीं पे ही रुक जाएंगे बिकॉज आर्टिकल 3, 4, 5, 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, तो उनको जब जब हम डिस्कस करेंगे तब हम वापस पढ़ेंगे. सबसे पहले उसमें 2 चीजें नोट करनी है. एक है वर्ड डिस्क्रिमिनेट. डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कौन? स्टेट. किस ग्राउंड्स पे? केवल रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. तो ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है वो है स्टेट स्पेसिफिक. आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में नो सिटीजन, तो ये क्या है? स्टेट के लिए तो है ही है, साथ ही इसमें सिटीजन्स भी इंक्लूडेड है, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इंक्लूडेड है. और वो क्या नहीं कर सकते हैं? किसी को भी रोक नहीं सकते हैं. कहाँ से? कोई भी वेल है, टैंक है, रोड है, होटल है, वहां पे आने जाने से नहीं रोक सकते. तो ये बहुत सिंपल सी 2 क्लॉजेस हैं. जो पहली है वो स्टेट के लिए है, जो दूसरी है वो स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी है. अब पहले ही क्लॉज में हम एक इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं, बीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. इसमें यह कहा गया कि जो स्टेट में 5 कंडीशंस दी गई हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ रेसिडेंस. रेसिडेंस और बर्थ दोनों डिफरेंट है. कहाँ पे आप पैदा हुए या कहाँ आप रिसाइड कर रहे हैं, क्या आपका रेसिडेंस है, ये डिफरेंट है. और इसी रूलिंग के बाद में कैसे कैसे प्रोविजंस आने लगे, हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं. स्टेट क्या करने लगा, जैसे मेडिकल कॉलेज में हमें एक फी पे करनी होती है, कैपिटेशन फी. तो कुछ स्टेट्स ने कहा जो रेसिडेंट्स हैं, मतलब जो स्टेट के रेसिडेंट्स हैं, वो उस फीस से फ्री हैं, एग्जेम्प्टेड हैं, वो नहीं पे करेंगे. बट जो नॉन रेसिडेंट्स हैं, जो दूसरे स्टेट से इस स्टेट में उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं, वो उस फीस को पे करेंगे. सो दिस वाज डिक्लेयर्ड एज वैलिड बिकॉज ये इन 5 कंडीशंस पे नहीं बल्कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पे था, जो कि कोर्ट के अकॉर्डिंग एक वैलिड रीजन था. आर्टिकल 15 क्लॉज 2 जैसा कि हमने डिस्कस करा स्टेट के साथ साथ सिटीजन्स के लिए भी है, तो हमें भी ये ध्यान रखना है. और ऑफ कोर्स हर सिटीजन के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप किसी को भी रोक नहीं सकते हैं इन सारी पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस करने के लिए. नाउ द 3rd, 4th, 5th एंड 6th आर द मेन क्लॉजेस जिनका डिटेल डिस्क्रिप्शन करना ही पड़ेगा. सबसे पहले आता है 15 क्लॉज 3 विच इज स्पेसिफिक क्लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन and children. अब ये बात करता है विमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए. वैसे तो जो 15 आर्टिकल है वो हमें क्या करता है? डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है. पर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? जब हम कोई अनफेवरेबल डिस्टिंक्शन करते हैं, मतलब कोई एक क्लॉज से किसी दूसरे को हार्म हो रहा है. बट यहाँ पे जो हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये एक
पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब फेवरेबल डिस्टिंक्शन, इससे किसी को कोई हानि या चोट नहीं पहुंच रही है, बल्कि वुमेन और चाइल्ड को सेफ रखने के लिए, सोसाइटी में वुमेन और चाइल्ड की जो पोजीशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है। इसी का एग्जाम्पल है रिजर्वेशन जो दिया जाता है वुमेन को, चाहे पार्लियामेंट में हो या फिर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रिकॉग्निशन एक्ट हो। ये सारे एक्ट्स वैलिड हैं। क्यों? क्योंकि ये बात करते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसमें रेलिवेंट जो केस है वो है यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसमें सेक्शन 497 को चैलेंज किया गया था, जो बात करता था एडल्ट्री के बारे में कि कोई भी वुमेन इफ शी इज कमिटिंग एडल्ट्री तो उसको हम जेल नहीं भेज सकते हैं। तो इस चीज़ को बोला गया कि ये तो इक्वालिटी के खिलाफ है, तो इसको हमें हटा देना चाहिए। बट कोर्ट ने उस टाइम कहा इस टाइम पे जो हालात हैं, जो औरतों के साथ ऑलरेडी इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो उनकी पोजीशन है, उसको देखते हुए दिस इज वैलिड और ये प्रोटेक्टेड है अंडर 15 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट कम्स द आर्टिकल 15 क्लॉज 4 which is for SCBC. SCBCs मतलब socially and educationally backward classes, SC scheduled caste and scheduled tribes। इन 3 कैटेगरीज के अपलिफ्टमेंट के लिए ये क्लॉज आई। कब आई ये क्लॉज? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। क्यों आई? स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन केस। क्यों ये इंपॉर्टेंट है केस? बिकॉज स्टेट ऑफ मद्रास में क्या कहा गया था, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें हम क्या करेंगे, अलग अलग कम्युनिटीज को रिजर्वेशन देंगे। जब ये चैलेंज हुआ कोर्ट ने कहा कि सोनली ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल लाइंस किसी भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, तो कोर्ट ने उसको रिजर्वेशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। फिर आया हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ये कहा गया कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ दीज 3 कैटेगरीज SCBCs, SCs एंड STs हम कर सकते हैं। दिस इज अ वैलिड एग्जेम्पशन। और इसी के बाद आता है MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस। क्योंकि देखिए, जब पार्लियामेंट ने देखा कि भाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, तो अब हम क्या करें, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया। कहा कि हम क्लॉज 4 लेके आ गए और इस क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग हम रिजर्वेशंस इन कैटेगरीज को दे सकते हैं। क्यों देंगे? ताकि हम इनका एडवांसमेंट कर सकें, इनको बराबरी का हक दिला सकें, इनको आगे प्रमोट कर सकें। जैसे ही ये अमेंडमेंट हो गया, मैसूर में क्या हुआ, 28% बैकवर्ड क्लासेस को, 15% शेड्यूल कास्ट को, 22% मोर बैकवर्ड क्लासेस को और 3% STs को रिजर्वेशन दे दिया गया, जो कि टोटल रिजर्वेशन था 68% और केवल 32% रह गया मेरिटोरियस कैटेगरी के लिए। फिर आया MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, जिसमें यह कहा गया कि सोशल और एजुकेशनल, आपको दोनों फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, सिर्फ सोशली बैकवर्ड होना ही काफी नहीं है। सेकेंडली, कास्ट कैन नॉट बी अ सोल रीजन फॉर गिविंग रिजर्वेशन। थर्ड, पहली बार बात करी गई 50% सीलिंग की, कि 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। और बैकवर्ड क्लासेस में कोई एक अलग कैटेगरी बना देना, यानी मोर बैकवर्ड क्लासेस, ये भी वैलिड नहीं है। इसी के आधार पे इस सारे रिजर्वेशन को हटा दिया गया। और इसके ही रिस्पॉन्स में अगला जो केस आता है वो है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो सारा जो हमने MR बालाजी में पढ़ा उस सबको उल्टा कर दिया। मतलब इन्होंने कहा जो कास्ट है दैट कैन बी अ सोल फैक्टर, जो मोर बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी है दैट इज ऑल्सो वैलिड। इस केस को हम और डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम आगे रेलिवेंट आर्टिकल्स देखते जाएंगे। तो इन शॉर्ट, आर्टिकल 15(4) क्या कहता है, स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है स्टेट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। देन कम्स द 15th क्लॉज 5। अब पहले हम एक बार क्लॉजेस पे भी जाते हैं वापस। हमने अभी पढ़ा 15 क्लॉज 4, वो क्या कह रहा था, नथिंग इन दिस आर्टिकल or in clause 2 of the article 29 shall prevent the state from making special provisions for the advancement of SCBCs, SCs and STs। सिंपली जो अभी हमने समझा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5th provision, जो क्या कहता है, nothing in this article or in the sub clause or clause 1 shall prevent the state from making any special provisions for the advancement of, again, SCBCs, SCs and STs insofar as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private, whether aided or unaided, other than the minority
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अब हम फिर से देखते हैं 15 क्लॉज 5। इसमें बात हो रही थी पीए इनामदार केस आया, जिसमें यह कहा गया कि भाई जो अनएडेड इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जिन पे स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें तो मन मर्जी के मालिक है, हम जिसको चाहे रिजर्वेशन दें। तब आया 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने कहा गया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जो मेडिकल कॉलेजेस हो गए, उनमें आप रिजर्वेशन दे सकते हो। किस किस को? सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, SC प्लस ST, और ये रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता वो एडेड है, अनएडेड है या कौन सा इंस्टीट्यूशन है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन वेदर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और नॉट, उसमें आपको रिजर्वेशन वाला कैटेगरी फॉलो करना पड़ेगा। बट इसमें एक एग्जेम्पशन क्या है? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। अभी हमने पढ़ा, तुरंत वापस रेफर करते हैं ताकि हमें क्लैरिटी और अच्छे से आ जाए। एडवांसमेंट ऑफ SC/BCs या फिर SCs और STs के लिए हम लॉज प्रोविजंस बना सकते हैं। इन सोफार वो प्रोविजंस किस फील्ड में होंगे? एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आ गए, एडेड है अनएडेड है मैटर नहीं करता, प्राइवेट भी इंक्लूडेड है। उसमें हम प्रोविजंस, स्टेट जो है वो प्रोविजन ला सकता है कि आपको रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। बट जो एक्सेप्शन है वो है माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हटा दिया जाएगा। उसके अलावा आप अगर प्राइवेट है तो आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। So this was Article 15 Clause 5. Now the recent addition is 15 Clause 6, जिसमें एक नई कैटेगरी, अभी तक हमने 3 कैटेगरी समझा, SC/BC, सोशली प्लस एजुकेशनली, दोनों को मिला के बैकवर्ड है। सेकेंड शेड्यूल कास्ट एंड थर्ड शेड्यूल ट्राइब्स। अब आता है EWS कैटेगरी, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये क्या क्राइटेरिया देखता है? इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिक क्राइटेरिया। अब ये भी कहा गया, केस में चैलेंज किया गया बहुत बार, कि जो सरकार ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से 15 क्लॉज 6 लाया है, जिसमें हम बात करेंगे EWS को रिजर्वेशन देने के लिए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि सोनली आप इकोनॉमिक कैटेगरी के बेस पे आप किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। जैसे कि पहले के केसेस में बोला गया था कि कास्ट के सोल बेसिस पे नहीं हो सकता, फिर इंदिरा साहनी में कहा गया नहीं, हम कास्ट के बेस पे तो दे सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन किया गया कि अब आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे नहीं दे सकते हैं। लेकिन जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 में कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड भी डिक्लेयर कर दिया गया है। बिकॉज अगेन ये किसकी बात कर रहा है? एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। अब जो ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ये कैटेगरी कहीं पे भी डिफाइन नहीं की गई है, या फिर अगर हमने प्रीवियस क्लॉजेस में पढ़ा तो जो बैकवर्ड क्लासेस, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया गया है। ये टाइम एंड अगेन स्टेट बताता है। जैसे इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए वो कोई फाइनेंशियल इनकम, फैमिली इनकम क्राइटेरियाज बताएंगे, इंडिकेटर्स बताएंगे, उसके बेसिस पे अगर आप फॉल कर रहे हो उसमें तो आप इकोनॉमिकली वीकर हो। बैकवर्ड क्लास के लिए भी स्टेट टाइम एंड अगेन प्रोविजंस बताता है, जो कि हर स्टेट अलग भी बता सकता है। तो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन कि हमने 15 आर्टिकल में आज क्या क्या समझा। सबसे पहले आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि 5 कैटेगरीज पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, लेकिन प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे आप कर सकते हो, क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है, ओनली के वर्ड यूज किया गया है। 15 क्लॉज 2 कहता है स्टेट के साथ साथ सिटीजन्स भी लायबल हैं, सिटीजन्स को भी ये रोकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, आप भी किसी को पब्लिक प्लेस एक्सेस करने से नहीं रोक सकते। 15 क्लॉज 3 कहता है विमेन और चाइल्ड, जो कि सोसाइटी का एक वीकर सेक्शन माना जाता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम प्रोविजंस ला सकते हैं, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। 15 क्लॉज 4 कहता है SC/BCs, ST और SC के एडवांसमेंट के लिए भी हम ला सकते हैं प्रोविजंस। 15 क्लॉज 5 कहता है SC/BCs, STs और SCs के लिए हम एडवांसमेंट के लिए प्रोविजंस ला सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 4th और 5th क्लॉज तो सेम हो गया, नहीं, जो क्लॉज 4 है वो एक बहुत ही वाइड कैटेगरी है, ठीक है, बट जो 5th वाली है वो इसका एक समझ लीजिए पार्ट है, क्योंकि ये बात करता है सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की, लेकिन जो पहला वाला है वो आप कोई भी फील्ड हो उसको लेके एडवांसमेंट है। बट 15 5th वन इज स्पेशली फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देन केम द 15 क्लॉज 6, जिसमें
EWS कैटेगरी लाई गई कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है हम उनको भी रिजर्वेशंस दे सकते हैं या उनके एडवांसमेंट के लिए हम प्रोविजंस ला सकते हैं. आई होप आर्टिकल 15 along with all the important case laws आपको समझ आ गया होगा. We'll be back with another interesting video super soon. Thanks for watching.